एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं सभी लोग, स्पेशली एमपी फार्मासिस्ट स्टूडेंट और जो और भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्मेसी इंडिया एक इनिशिएटिव लेकर आया है जहां पर हम एग्जाम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। जी हां, एक स्पेशल मॉडल पेपर सीरीज जो कि एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्पेशली होने वाली है। और आज इस सीरीज में हम लोग यहां पर फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर यहां पर डिस्कस करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यस, क्योंकि यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बी फार्म और एम फार्म और डिप्लोमा फार्मासिस्ट, स्टेट लेवल की हो चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल की जॉब हो, सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ पीडीएफ्स के लिए या और भी अपडेट्स के लिए pharmacyindia.co.in ऑफिशियल वेबसाइट पर हर दिन विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, या कौन सा ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं पैकिंग के लिए पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। पेरेंटल मतलब वो जो इंजेक्शन आईवी इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं जिसमें इंटेस्टाइन इंक्लूड नहीं होती। टाइप 1 जिसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, टाइप 2 सोडा लाइन, या टाइप 3 सोडा लाइन ग्लास, या टाइप 4 अंबर ग्लास। तो यहां पर मैं बता दूं, ग्लास से क्वेश्चन आ सकता है, उसके टेस्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे पाउडर ग्लास टेस्ट या वाटर अटैक टेस्ट किस ग्लास के लिए होता है। तो यहां पर सिंपल सी बात पूछा है कि पेरेंटल के लिए कौन सा है, दैट इज टाइप 1। जी हां, टाइप 1 ग्लास को हम बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। और हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसकी एक खासियत है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस। जी हां, मतलब जब हम प्रोडक्ट इसके अंदर रखेंगे तो इसके और इसके प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, तो हाई केमिकल रेजिस्टेंस। सो टाइप 1 इज द सेलेक्टिव फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जी हां, अगर हम प्लास्टिक को एज एन पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हैं या पैक कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। लाइट वेट, पुअर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, लीचिंग ऑफ एडिटिव्स, या ट्रांसपेरेंसी। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी अगर हम यहां पर प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं और ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, तो क्या हो सकता है, जो प्लास्टिक के अंदर का केमिकल है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं लीचिंग का दिक्कत होगा, लीचिंग ऑफ एडिटिव्स। जी हां, याद रखिएगा। सो लीचिंग ऑफ एडिटिव एक मेन कारण है, इसलिए हम प्लास्टिक को एज एन पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज रिडक्शन प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि साइज रिडक्शन का या साइज रिडक्शन और किस नाम से जाना जाता है, एट्रीशन, पल्वराइजेशन, कम्युनेशन, या होमोजिनाइजेशन। तो सिंपल सी बात अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, साइज रिडक्शन हमारा कम्युनेशन के नाम से जाना जाता है। और साइज रिडक्शन में 3 थ्योरी जरूर याद कर लीजिएगा, जिनको मैं आपको कहता हूं के बी आर। जी हां, के बी आर याद रखिएगा, किक्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी, और रिटिंगर्स थ्योरी, रिटिंगर्स थ्योरी। जी हां, ये केबीआर के नाम से जरूर याद रखिएगा, इसी से रिलेट रखती है। सो कम्युनेशन इज अ जनरल टर्म, मेनली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टरलाइजेशन मेथड इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि कौन सा स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को माइक्रोब फ्री बना देना। मैंने कहा ये स्टरलाइज है, ये स्टरलाइज यानी कि इस पे कोई माइक्रोब्स नहीं है, तो स्टरलाइजेशन माइक्रोब्स को भगा देना, सीधी सी बात है।
हीट सेंसिटिव यानी कि वो मटेरियल जो हीट से डरते हैं या हीट में खराब होने के चांसेस होते हैं, तो उनके लिए किस तरह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड हमारा मेनली प्रिफर किया जाता है जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम फिल्टर्स यूज करते हैं। फिल्टर इज लाइक योर, जैसे चाय को ना छन्नी में छानते हैं और चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है, इसी तरीके से फॉर्मुलेशन को छानते हैं फिल्टर के थ्रू और बैक्टीरिया फिल्टर पर रह जाता है। यस, दैट इज योर स्टरलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है मिक्सिंग का फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में? टू इंप्रूव सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करना, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अ प्रोडक्ट, या टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, या टू सेपरेट कंपोनेंट। यानी कि अगर मैं मिक्स कर रहा हूं, लेट सपोज मुझे दो तरह की दाल मिक्स करनी है, तो क्या सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कर रहा हूं? नहीं। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अ प्रोडक्ट, जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक पर्टिकुलर रेशो के बाद, जैसे एक पीली दाल एक लाल दाल, एक पीली दाल एक लाल, यूनिफॉर्मिटी एक जैसा। जी हाँ, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अब मिक्सिंग भाई अच्छा, अगर मिक्सिंग होगा, अगर ड्रग हमारी अच्छे से डिस्पर्स्ड होगी, तो सस्पेंशन के केस में तो हमें आराम मिलेगा, दवाई पहुंचेगी हमारी बॉडी के अंदर। यूनिफॉर्म मिक्सिंग, तभी तो बोलते हैं डॉक्टर की शेक कर लो भाई इस सस्पेंशन को पीने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी टेकन एक ऐसा लैटिन टर्म है, उसका शॉर्ट एब्रीविएशन क्या होता है? QS, TID, RX या SA? दैट इज योर RX। जी हां, आपने देखा होगा डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन पेपर पर ऐसे लिखता है और फिर यहां पर दवाई लिखता है। तो RX जो डिनोट करता है वो है रेसिपी। जी हां, इससे मेनली लिया गया है, और इसका मतलब टू टेक। सो इट इज अ कॉमन mainly used as a symbol for prescription, instructing pharmacist on the medication to prepare or dispense। याद रखिएगा। ठीक है, और अदर जैसे कि टर्म्स जैसे कि QS, इसका मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट, TID मींस थ्राइस अ डे। ठीक है, 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which calculation method is used for preparing isotonic solution? इनमें से कौन सा मेथड हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं? एलिगेशन मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, प्रूफ स्प्रिट कैलकुलेशन, या पोसोलॉजी फॉर्मूला? सिंपल सी बात, एक बात बताऊंगा, आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि ब्लड का है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज बॉडी फ्लूइड्स माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल की जाती है? भाई इमल्शन, इमल्शन तो हमारा बाइफेजिक है, बाइफेजिक है इमल्शन, इमल्शन हमारा बाइफेजिक है जिसमें ऑयल एंड वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैबलेट हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें नहीं हम यूज करते। सपोजिटरी एक ऐसा डोजेज फॉर्म जो मुंह के अलावा सारी बॉडी कैविटीज में इंसर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज सपोजिटरी। ठीक है, तो सपोजिटरी में ही हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता क्या है समझ लीजिएगा, it refers to the amount of base displaced by 1 gram of drug in the formulation of suppositories। याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक सपोजिटरी की साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आप MP फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको 2 बुक ऐसी रिकमेंड करूंगा जो आपकी तैयारी के लिए और भी बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। दैट इज योर MP फार्मासिस्ट बुक। जी हां, जिसके अंदर आपको MP फार्मासिस्ट के जितने एग्जाम हुए हैं हूबहू उसी के तरह मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सिलेबस, और साथ ही साथ मिशन फार्मासिस्ट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर बुक है, चाहे सेंट्रल और स्टेट लेवल की, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये सबसे अच्छी बात, फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ एरोसोल वॉल्व इज कॉमनली यूज्ड फॉर मीटर्ड डोज इनहेलर? इनमें से किस तरह की वॉल्व हमारा मीटर्ड डोज इनहेलर की तरह इस्तेमाल की जाती है? अब एरोसोल क्या है? एरोसोल जो आप स्प्रे होता है ना फार्मा, जैसे मूव हो गया, मूव का स्प्रे वॉलिनी का, वो एरोसोल होता है, ठीक है। अब मीटर्ड डोज का मतलब, अस्थमेटिक पेशेंट देखिए ना कि एक बार दबाया तो 10 माइक्रोग्राम दवाई दी गई, तो उसके अंदर मीटर लगा हुआ है, मीटर्ड डोज। सो सीधी सी बात है, मीटर्ड डोज वॉल्व लगी होगी, ठीक है। मीटर डोज इनहेलर या मीटर डोज वॉल्व क्या करता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट दवाई का निकालता है, दैट इज योर मीटर डोज इनहेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस? थर्मोलेबाइल मतलब जहां पर चांसेस हैं कि हीट जो है हमारे प्रोडक्ट को क्या कर देगी? डिग्रेड कर सकती है। तो कौन सा ड्राइंग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं? आंसर क्या है? ट्रे ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग? सो आंसर इज योर फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग को हम लायोफिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, लायोफिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ रबर स्टॉपर इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग? रबर स्टॉपर, वो जिसको हम बोलते हैं ना, रबर की डट्टक जिसको बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है? हाई इलास्टिसिटी, prevents microbial contamination, low chemical reactivity या heat resistance? So answer, it prevents microbial contamination। सीधी सी बात है भाई, यहां पर अगर मेनली देखिए उनके इलास्टिसिटी तो होती है, पर वो माइक्रोबियल जो ग्रोथ है, सिंपल सी बात है, ये मेरी बॉटल है थोड़ा सा, और यहां पर ये रबर स्टॉक है, तो सीधी सी बात है माइक्रोब को एंटर करने से रोक रही है ना, तो फंक्शन यही हुआ। इलास्टिसिटी तो होती है, इलास्टिसिटी तो प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स? व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक मतलब किस तरह की प्लास्टिक हमारी फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स में इस्तेमाल की जाती है? पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीइथाइलीन टेराथेलेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड? तो याद रखिएगा, पॉलीप्रोपाइलीन एक ऐसी प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल एरोसोल जो होते हैं उसमें जो पाइप बना होता है वो पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथाइलीन का भी बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पॉलीप्रोपाइलीन इज यूज्ड एज मेनली फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स, मेनली बहुत ड्यू टू इट्स हाई केमिकल रेजिस्टेंस, लाइट वेट नेचर एंड एक्सीलेंट मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द की फीचर ऑफ टाइप 2 ग्लास इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग? यानी कि टाइप 2, अब देखो टाइप 1 तो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, अब अगर आपको याद है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो टाइप 2 कौन सा ग्लास होता है ये आपको बताना है, बताइएगा। एसिड रेजिस्टेंस, एल्कलाइन रेजिस्टेंस, सल्फर ट्रीटमेंट ऑन द इंटीरियर सरफेस या अंबर कलर टू ब्लॉक यूवी लाइट? बताइएगा टाइप 2 का मेन फीचर क्या है? टाइप 2 का मेन फीचर दैट इट इज यूज्ड, जो इसका इंटीरियर सरफेस है वो इट इज ऑन सल्फर ट्रीटमेंट ऑन द इंटीरियर सरफेस, सल्फर ट्रीटमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। मैं अगर यहां पर बता दूं दैट टाइप 2 ग्लास इज ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड टू मेक इट सरफेस मोर रेजिस्टेंस टू एल्कलाइन सॉल्यूशन। यानी कि अगर टाइप 2 ग्लास में हम एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब लीचिंग नहीं हो सकती, रिएक्टिविटी नहीं हो सकती, तो टाइप 2 को सिंपल सी बात है सल्फर से ट्रीटमेंट करते हैं। और यही रीजन है, सीधी सी बात है, यही रीजन है मेनली एसिडिक और न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल साइज सेपरेशन बाय सीविंग? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइज सेपरेशन? सीधी सी बात समझिएगा, बहुत बड़ी बात। सीविंग मतलब छानना। हमारी मम्मी जब आटा छानती है तो वो किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर वो मेनली जो छन्नी है वो कैसे शेक करते हैं? तो आंसर इज योर पार्टिकल साइज डिफरेंस पर। हमारा मेनली सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, पार्टिकल साइज डिफरेंस प्रिंसिपल। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो प्रिंसिपल ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट द मैग्नेटिक। बट पार्टिकल साइज डिफरेंस कैसे? जो अपर पार्टिकल है, जो बड़े पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे, नीचे पार्टिकल्स अलग निकल जाएंगे, तो अलग अलग साइज के निकलेंगे। अब अगर मैं यहां पर चार तरह की छन्नी लगा दूं, छोटी, बड़ी और उससे छोटी, तो चार तरह का पार्टिकल मिलेगा ना, तो पार्टिकल साइज डिफरेंस या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचएलबी स्केल इज यूज टू क्लासीफाई। एचएलबी का मतलब क्या होता है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर करते जाइएगा भाई। ठीक है, क्लियर है? तो एचएलबी क्या है? देखो, एचएलबी इज योर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक, 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 हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, याद रखिएगा, बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये एचएलबी स्केल ग्रिफिन ने दी थी, ग्रिफिन ने दी थी, याद रखिएगा, ग्रिफिन ने दी थी। कब दी थी? 1949 में। और सर्फेक्टेंट का नेचर बताने के लिए, सर्फेक्टेंट का, सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो आपकी सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, which will reduce the surface tension and interfacial tension। क्लियर है? तो आंसर इज सर्फेक्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन टर्म क्यूएस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। क्यूएस अभी बताया था, क्यूएस का मतलब होता है यहां पर क्वांटिटी सफिशिएंट। जी हां, जितनी ज्यादा, जितनी जरूरत है। और मैं यहां पर बता दूं, प्रेस्क्रिप्शन के पूरे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ड्राइंग कर्व? ड्राइंग कर्व का पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट द ड्राइंग टाइम, या टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग इक्विपमेंट, या टू डिटरमाइन क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि, ठीक है, मुझे बताइएगा। ठीक है, ड्राइंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग, या ये जरूर पढ़ लीजिएगा, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि डार्सी इक्वेशन मेनली वो करती है, गवर्न करती है। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबाउ। सीधी सी बात है, ड्राइंग टाइम, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग इक्विपमेंट और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट को भी कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग कर्व को इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। द एलिगेशन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो एलिगेशन मेथड है, जैसे पोसोलॉजी है, ठीक है, अभी जैसे बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट बताया था, ठीक है, डीप फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर एलिगेशन मेथड किस लिए? क्या आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, या मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, या इमल्शन को बनाने के लिए, या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए? सीधी सी बात है, आइसोटोनिसिटी हो नहीं सकता। इमल्शन के तीन मेथड्स अलग होते हैं, प्रिपेयरिंग मेथड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड। क्या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारा सपोजिटरी से रिलेटेड है, तो हमारा मेनली सिंपल सा मेथड है मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। हम एलिगेशन की, इसका x परसेंटेज है, इसका y है, तो हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, हमने किया भी होगा। ठीक है, सो दिस इज एन योर एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट हमारा लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है पाउडर को मिक्स करने के लिए? कौन सा इक्विपमेंट? सिग्मा ब्लेड मिक्सर, वी ब्लेंडर, प्लेनेटरी मिक्सर, या रिबन ब्लेंडर? यहां पर बताइएगा कौन सा, हम कौन सा इक्विपमेंट लार्ज स्केल के फॉर्म में यूज करते हैं। सो आंसर इज रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पर। रिबन ब्लेंडर is an extensively used for large scale powder mixing due to its efficiency and ability to handle bulk quantity। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये बल्क क्वांटिटी को हैंडल कर सकता है इजिली, और इजिली हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं पाउडर को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी occurs when two drugs produce a toxic effect together? मतलब किस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है
जब दो ड्रग को मिला दिया और वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या वो फिजिकल कहलाएगी या केमिकल या थेरेपेटिक या फार्मास्यूटिकल? एज सिंपल एज दैट। याद रखिएगा, इफेक्ट की बात हो रही है कि पेशेंट पर इफेक्ट पड़, पेशेंट पर टॉक्सिक इफेक्ट, तो इसका मतलब थेरेपेटिक भैया, थेरेपेटिक एक्शन, दवाई का असर, तो टॉक्सिक इफेक्ट से रिलेट करोगे। थेरेपेटिक इफेक्ट या थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब दो ड्रग एडमिनिस्टर की जाए सेम समय पे, ठीक है, लीड्स टू अनडिजायरेबल। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ या दूध के साथ नहीं दे सकते, कॉम्प्लेक्स चिलेट बना लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज डेसिकेंट इन फार्मास्यूटिकल कंटेनर? डेसिकेंट आपने कई बार देखा होगा, जब आप वाटर बॉटल खरीदते हो या पर्स खरीदते हो, उसमें एक छोटा सा व्हाइट एक पैकेट सा होता है कागज का, और उसके अंदर कुछ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या यूज कर, उसके अंदर सिलिका जेल होता है, जिससे कि वो मॉइस्चर को सोख ले, वो नमी ना उसके अंदर दे, ठीक है। याद रखिएगा, सिलिका जेल हमारा डेसिकेंट यूज होता है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हेल्पिंग टू मेंटेन अ ड्राई इन्वायरमेंट इन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। याद रखिएगा, कई बार आपने वाटर बॉटल्स वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोपेलेंट इन एरोसोल पैकेज? प्रोपेलेंट का क्या रोल हो सकता है हमारा एरोसोल के अंदर? एरोसोल क्या होता है? जो हम डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एरोसोल हमारा एक तरह का प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है। क्या है? प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है। इट इज योर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। अब जैसे ही हमने उसका एक्चुएटर, उसका प्लग से दबाया, तो उसके अंदर से प्रोडक्ट निकला, तो वो किसकी मदद से निकला? वो निकला प्रोपेलेंट की मदद से। जी हाँ, प्रोपेलेंट क्या करता है? प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट करने में और एक पर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। सो मेनली यहां पर सीधी सी बात है, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एज अ स्प्रे हमारा मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टरलाइजेशन मेथड यूज्ड इथाइलिन ऑक्साइड गैस? मतलब किस तरह के स्टरलाइजेशन मेथड में हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं? स्टीम, गैसियस, रेडिएशन या फिल्ट्रेशन? नाम ही दर्शा रहा है, कई बार 1-on-1 क्वेश्चन बन जाता है। तो गैसियस स्टरलाइजेशन में हम इथाइलिन ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, पर इथाइलिन ऑक्साइड ना हाईली एक्सप्लोजिव होती है, तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बो में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, CO2 के कॉम्बो में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और गैसियस स्टरलाइजेशन काम कैसे करता है? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके प्रोटीन को एल्काइलेट कर देता है और DNA को, और उनकी डेथ कर देता है, उनको मार देता है। याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन साइज रिडक्शन यूज इन अ बॉल मिल? मतलब सिंपल सी बात है, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है इंपैक्ट एंड एट्रीशन पर। याद रखिएगा, साइज रिडक्शन में, ठीक है। पर यहां पर क्रिटिकल फैक्टर की बात हो रही है, कौन सा है क्रिटिकल फैक्टर? सो आंसर इज मेनली हमारा भाई, कि किस तरीके से, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहे हो, क्या पार्टिकल की डेंसिटी है, या कितने टाइप्स की बॉल हम यूज कर रहे हैं। ये सारे क्रिटिकल फैक्टर्स हमारे मैटर करेंगे या अफेक्ट करेंगे हमारे साइज रिडक्शन को। बॉल मिल, याद रखिएगा, बॉल मिल जो है ये इंपैक्ट और एट्रीशन पर काम करता है, इंपैक्ट एंड एट्रीशन पर काम करता है। याद रखिएगा, इंपैक्ट एंड एट्रीशन पर, ठीक है। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, विच टर्म डिस्क्राइब्स द पॉइंट एट विच द ड्राइंग रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस? भाई कौन सा टर्म उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है जहां पर ड्राइंग रेट डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस? कांस्टेंट रेट पीरियड, या फॉलिंग रेट पीरियड, या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, या क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट? तो सिंपल सी बात है, फॉलिंग रेट पीरियड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, फॉलिंग रेट पीरियड इजीली डिफाइन कर रहा है जब हमारा ड्राइंग रेट डिक्रीज हो रहा है, जब हम ड्राइंग करते जा रहे हैं, तो फॉलिंग रेट पीरियड हम उसको बोलेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये आज का फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर क्लियर हो गया है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा।
फॉलो जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।